अस्सलाम वालेकुम। अब आपने यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले ही लिया है, तो आपके माइंड में ये ज़रूर कन्फ्यूजन होगी कि आपको कौन से टेक स्टैक में अपना करियर बनाना है, वो डेटा साइंस में बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनाना है, वेब डेवलपमेंट बनाना है या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बनाना है। तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती ही होती है कि वो कौन से टेक स्टैक को चूज़ करे ताकि उसको आगे जॉब्स मिलने में आसानी हो, या अगर वो फ्रीलांसिंग अपना करियर बनाना चाह रहा है, तो उसमें उसके लिए आसानी हो। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आप कन्फ्यूज़ हो और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आपने क्या चूज़ करना है, तो आप आँखें बंद करके वेब डेवलपमेंट चूज़ कर सकते हो। और ये बहुत सारी बातें मार्केट में चल रही हैं कि एआई वेब डेवलपर्स की जॉब को खा जाएगा। ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। ख़ैर ये मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करूँगा कि एआई वेब डेवलपर्स को किस हद तक इफ़ेक्ट कर सकता है। अब अगर हम आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले की बात करें, तो तब वेब डेवलपमेंट कुछ हद तक काफ़ी ईज़ी हुआ करती थी चूज़ करना एज़ अ करियर को। क्योंकि उसमें सिर्फ सिंपल सिंपल टेक्नोलॉजीज़ थी, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और थोड़ा बहुत फ्रेमवर्क सीखा और जॉब लग गई, और वाक़ई में लोगों की जॉब्स लगी भी हैं। सिंपल सिंपल डिज़ाइन टेम्पलेट्स को बनाकर एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप या टेलविंड सीएसएस को बना के, क्योंकि तब वेब डेवलपमेंट के अंदर इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी। लेकिन आजकल अगर हम 2026 की बात करें, तो वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है और उसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ और बैकएंड के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं। तो अब स्टूडेंट ये भी कन्फ्यूज़ हैं कि अगर उनको वेब डेवलपमेंट में अपना करियर चूज़ करना भी है, तो वो कौन से टेक स्टैक को फ़ॉलो करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी यही वाली कन्फ्यूजन क्लियर करने लगा हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आई होप कि आपके लिए ये आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर देगा। बाय द वे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, आपके कोई भी क्वेश्चन है, तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाके फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर देना है। वहाँ पर आप कोई भी पोस्ट कर सकते हो। मैं और बाकी कम्युनिटी के जो भी मेंबर्स होंगे, वो इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। चलो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपने ये सोच ही लिया है कि आपने वेब डेवलपमेंट में अपना करियर चूज़ करना है, तो ये सबको पता है कि आपने स्टार्ट करना है हमारे पास एचटीएमएल से, ठीक है? एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये नाम से ही ज़ाहिर है कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मार्कअप लैंग्वेज है। यानी ये टैग से मिलकर बनी हुई लैंग्वेज है और इसके अंदर प्री डिफाइंड टैग इनको हर दफ़ा वही लिखने होंगे अपनी वेबसाइट का स्केलेटन डिफाइन करने के लिए। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर हमने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, तो उसके टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास फ्रंट एंड, फिर सेकंड होता है हमारे पास बैक एंड, थर्ड होता है हमारे पास डेटाबेस। बाय द वे ये दोनों मर्ज ही हो सकते हैं कि बैकएंड और डेटाबेस दोनों एक साथ ही काम करते हैं। तो आप उसको अलग से भी कंपोनेंट में ले सकते हो और दोनों को एक साथ भी कंसिडर कर सकते हो कि बैकएंड और डेटाबेस का। और जो फोर्थ स्टेप होता है वो हमारे पास होता है डेवऑप्स का, यानी डिप्लॉयमेंट। तो अगर अब हम दोबारा वापस चलें और फर्स्ट फेज से बात करें एचटीएमएल से, यानी फ्रंट एंड से, तो आपने वहाँ पर अपनी वेबसाइट का स्केलेटन डिफाइन करना है, ठीक है? उसको ये बताना है कि मेरी वेबसाइट में वीडियोज़ क्या होंगी, क्या इमेजेस होंगी, क्या पैराग्राफ्स, हेडिंग्स और ये सारे लिस्ट आइटम, ये सारी चीज़ें आपने डिफाइन करनी है स्केलेटन में, यानी एचटीएमएल में। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा हमारे पास, वो होता है सीएसएस का। सीएसएस के स्केलिंग स्टाइलिंग शीट्स ये होती हैं कि आपने जो स्केलेटन डिफाइन किया है, पैराग्राफ डिफाइन किया है, हेडिंग्स डिफाइन किए हैं, उनको प्रॉपर वे में अलाइन करना। वो सेंटर में होंगी, टॉप पर होंगी, बॉटम में होंगी, वो कहाँ पर होंगी? अगर मैं आपको इसको कार की एग्जांपल दूँ, तो कार के जो बोनेट हो गया, सीट्स होगी, टायर्स हो गए, या इसके अलावा उसका रूफ हो गया, सनरूफ हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें एचटीएमएल में आती हैं। और उसका कलर क्या होगा, सीटिंग अरेंजमेंट्स क्या होंगी, वो 7 सीटर है, 5 सीटर है, उनके दरमियान की स्पेस कितनी है, गाड़ी में कितने एजेस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें सीएसएस डिफाइन करती है। और सेम गोज़ फॉर वेब डेवलपमेंट कि आपकी जो वेबसाइट की खूबसूरती होती है, जो कलर्स होते हैं, बैकग्राउंड कलर्स, पैडिंग, मार्जिन, ये सारी की सारी चीज़ें सीएसएस डिफाइन करती है। तो आपने एचटीएमएल और सीएसएस को सीखना है। उसके बाद आपने सीएसएस का एक फ्रेमवर्क भी चूज़ कर लेना है। वो बेशक आप बूटस्ट्रैप चूज़ कर लो या टेलविंड सीएसएस या मटेरियल यूआई, काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। बाय द वे अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ, तो आप बूटस्ट्रैप चूज़ करना, क्योंकि इनिशियली बूटस्ट्रैप आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो ईज़ी टू लर्न है बाकी फ्रेमवर्क्स की कंपैरिज़न। अब अगर इसको मैं टाइम में डिवाइड करूँ, तो आप ये सारे का सारा काम 1 मंथ में सीख सकते हो, एचटीएमएल, सीएसएस और बूटस्ट्रैप। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, और मैं आपको ये भी यहाँ पर रिकमेंड करता जाऊँ कि आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट उतना नहीं करना, क्योंकि डिज़ाइनिंग आपसे कभी भी इंटरव्यू में एज़ सच नहीं पूछी जाती अनटिल और अनलेस कि आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के इंटरव्यू में जा रहे हो। अगर आप एज़ अ वेब डेवलपर के इंटरव्यू में जा रहे हो, तो वहाँ पर आपसे प्रोग्रामिंग लॉजिक्स ही पूछी जाएँगी, जैसे कि जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, जो मैं आगे इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आपने यहाँ पर इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बस आपने 1 से 2 प्रोजेक्ट्स अच्छे से बना लेने 1 मंथ के अंदर-अंदर, और आपकी यूआई डिज़ाइनिंग, यानी आपकी जो वेबसाइट का डिज़ाइन होगा, वो आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलें, जो कि फ्रंट एंड में ही आता है, वो आपने सीखना है यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट इस दुनिया की ना मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेज़ में से एक है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 50%
ऑफ डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट मेनली 2 चीज़ों में यूज़ होती है, एक तो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है और एक मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ होती है। मोबाइल एप्लीकेशन में रिएक्ट नेटिव की फॉर्म में यूज़ होती है और वेब में रिएक्ट, नोड और काफ़ी सारी इसमें फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ हैं, वो मैं आपको आगे जाके इसका क्लियर करता हूँ कि वो किस तरह से फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ काम कर रही हैं। अब जो थर्ड पॉइंट था हमारे पास वो था जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को आपने बहुत ही अच्छे से सीखना है क्योंकि आपकी पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट की जो बेस होगी वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बेस होगी। तो आपने जावास्क्रिप्ट को बहुत ही ज़्यादा डीपली सीखना है, ठीक है? तो इसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 1.5 से 2 मंथ्स इसके ऊपर स्पेंड करें और आपने स्टार्ट वेरिएबल से करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स और इसके अंदर जो एडवांस फंक्शंस हैं, ठीक है? एरो फंक्शन, बाकी मेथड्स हैं, एरेज़ के में रिड्यूस, फ़िल्टर और क्लोजर्स हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर प्रोमिसेस देख सकते हो, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देख सकते हो, एरर हैंडलिंग। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने जावास्क्रिप्ट में ज़रूर सीखनी है और इसके ऊपर 1.5 से 2 मंथ आपने स्पेंड कर देने हैं। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा आपने क्या करना है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में किसी एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को चूज़ कर लेना है। आप एंगुलर वाली साइड भी जा सकते हो और आप रिएक्ट भी चूज़ कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पर एक थर्ड फ्रेमवर्क होता है व्यू जेएस, उसकी डिमांड थोड़ी-सी कम है लेकिन एंगुलर और रिएक्ट इस टाइम पर टॉप पर चल रही हैं। तो उनमें से भी अगर मेरी रिकमेंडेशन आप लें तो आपने रिएक्ट को ही चूज़ करना है क्योंकि रिएक्ट बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रही है और रिएक्ट की बेतहाशा जॉब्स हैं। इवन हम पाकिस्तान की बात करें या अगर हम रिमोटली बात करें तो रिएक्ट जेएस फुल बूम पे चल रही है, टॉप पर चल रही है इस टाइम पर। अब रिएक्ट जेएस के ऊपर भी आपने इसी तरह से 1.5 से 2 मंथ स्पेंड करने हैं। आप वहाँ पर जो है ना वो प्रॉप्स सीख सकते हो, स्टेट मैनेजमेंट सीख सकते हो। इसके अलावा आप एपीआई कॉल्स करके अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स में वहाँ पर बनाने हैं, आपने 3 से 4 प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो ये टोटल अगर हम ड्यूरेशन काउंट करें तो 1 मंथ आपका एचटीएमएल, सीएसएस और बूटस्ट्रैप पे आ गया, सेकंड आपका जावास्क्रिप्ट पे आ गया और 2 मंथ जावास्क्रिप्ट पे आ गए और नेक्स्ट 2 मंथ आ गया आपके पास रिएक्ट वगैरह पे। तो टोटल ये हो गया हमारे पास कोई 5 मंथ। मतलब 5 मंथ के बाद आप खुद को फ्रंट एंड डेवलपर कह सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 4 टू 5 अच्छे-अच्छे डिसेंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, अगर आप एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। लेकिन मैं ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स के लिए बना रहा हूँ, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रंट एंड के ऊपर ही रिलाई नहीं करना क्योंकि जॉब मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है। तो अगर आप सिंपल फ्रंट एंड की बेस के ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो वहाँ पर आपकी जॉब के चांसेस कम हो जाएँगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अब आपने मूव करना है सेकंड फेज़ के ऊपर, यानी बैकएंड के ऊपर। अब जब बैकएंड के ऊपर मूव करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर अगेन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उनको कौन-सा टेक स्टैक यूज़ करना है क्योंकि मार्केट में बेतहाशा टेक स्टैक्स हैं। जिस तरह अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो नोड जेएस यहाँ पर सबसे टॉप पर आता है। उसके बाद अगर हम पाइथन की बात करें तो उसका जेंगो एंड फ्लास्क यहाँ पर आता है बैकएंड में। फिर अगर हम जावा की बात करें तो उसके लिए स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क है। फिर अगर हम पीएचपी की बात करें तो वहाँ पर लारावेल है और अगर हम सी शार्प की बात करें डॉट नेट से बैकएंड लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। अब मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। तो अगर हम एएसपी डॉट नेट की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एज़ सच कोई काम वहाँ पर नहीं हो रहा। अगर काम हो भी रहा है तो वो मोस्टली सीनियर डेवलपर्स ही कर रहे हैं जिनके 5, 7, 8 साल के एक्सपीरियंस है और वो पुरानी वेबसाइट्स के ऊपर या एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी आप सी शार्प और एएसपी डॉट नेट सीखो। फिर अगर हम सेकंड बात करें पीएचपी और लैरावेल की, बाय द वे उसका हम काफ़ी ऐसे सुनते आ रहे हैं कि पीएचपी डेड हो चुकी है, लारावेल डेड हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी अभी भी जॉब अनाउंस हो रही है लेकिन कंपैरेटिवली जेंगो और नोड.जेएस के कम है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हो तो आप लारावेल को भी अभी के लिए स्किप कर सकते हो। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास जेंगो वाला फ्रेमवर्क, ठीक है? जेंगो में आपने क्या करना है और यहाँ पर साइड पर आता है नोड.जेएस। इन दोनों का मार्केट में ज़्यादा जॉब्स हैं। फिर आप ये भी कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि आपको नोड.जेएस और जेंगो में से कौन-सा सीखना है, तो मैं आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन रखता हूँ। देखो, अगर हम बात करें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की तो वो इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही चल रही है। जेंगो में भी आपको अच्छी जॉब ऑफ़र हो सकती है और नोड.जेएस में भी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि अगर आपको इन फ्यूचर एआई में जाना है, आपका जो इंटरेस्ट है वो एआई वाली साइड है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पाइथन और जेंगो वाली साइड पे जाओ क्योंकि आपके लिए ईज़ी हो जाएगा वहाँ पर एआई में स्विच करना क्योंकि ऑलरेडी आपको पाइथन आती ही होगी। और अगर आपका ब्लॉकचेन वाली साइड पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस वाली साइड पे ही रहो, तो आप इज़िली ब्लॉकचेन में जो है ना वो स्विच कर सकते हो नोड.जेएस के थ्रू। अब यहाँ पर अगर मेरी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन की बात की जाए, तो मैं आपको नोड.जेएस चूज़ करने का ही बोलूँगा। उसकी रीज़न ये है कि आप ऑलरेडी फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट तो सीख चुके हो। अब आपको बैकएंड पे एक अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सप्लोर करने की एज़ सच नीड नहीं है एज़ अ फ्रेशर। हाँ, अगर आप एज़ एक्सपीरियंस डेवलपर हो, तो फिर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में काम कर सकते हो।
लेकिन अभी आप एज़ अ फ्रेशर हो, तो आपने फ्रंट एंड के ऊपर जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी सीख रखी है, रिएक्ट जेएस भी सीख रखा है, तो फिर आप नोड जेएस को ही आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो नोड जेएस जावास्क्रिप्ट के ही रन टाइम एनवायरनमेंट है, तो आपको एक अलग से लैंग्वेज सीखने की एज़ सच नीड नहीं पड़ेगी। ओके, अब मैं यहाँ पर अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपने नोड जेएस को चूज़ कर लिया है। तो आपके 5 मंथ्स स्पेंड हो चुके हैं ऑलरेडी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, तो आपने 6 मंथ से फिर स्टार्ट करना है नोड जेएस और उसके साथ फ्रेमवर्क आता है एक्सप्रेस जेएस और मैं यहाँ पर साथ-साथ इंक्लूड करूँगा मोंगोडीबी यानी डेटाबेस को। अब जो डेटाबेस वाला पार्ट है उसमें भी अगेन से 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास सीक्वल डेटाबेस और एक होता है नो सीक्वल डेटाबेस। सीक्वल डेटाबेस आपके पास मायस्क्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं और नो सीक्वल डेटाबेस में हमारे पास मोंगोडीबी डेटाबेस आ जाता है। अब आपको कौन-सा चूज़ करना है, मैं यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नोड.जेएस के साथ जा रहे हो ना, तो आप मोंगोडीबी को ही चूज़ करो। बाय द वे एज़ जब फ्रेशर के इंटरव्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मायस्क्यूएल यानी सीक्वल डेटाबेस से पूछे जाते हैं। आपको सीक्वल की क्यूरीज़ आनी चाहिए, तो आपने दोनों डेटाबेसेस को सीखना है। अगर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात करो, मर्ज टेक में प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो आप यहाँ पर मोंगोडीबी को लेके चल सकते हो, लेकिन आपने साथ-साथ सीक्वल डेटाबेस को भी ज़रूर सीखना है, उसको भी अलग से टाइम देना है। और यहाँ पर आप कोई से भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट्स कोई सी भी डेटाबेस बना सकते हो और आप एक दफ़ा जॉब में एंटर हो जब वहाँ पर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करते हैं कि आपसे वो कौन-सा डेटाबेस चूज़ करवाएँगे। उसके बाद आप ईज़िली स्विच कर सकते हो सीक्वल में और नो सीक्वल में, इसमें कोई इतना इश्यू वाली बात नहीं आती। ओके, अब यहाँ पर आपका फ्रंट एंड और बैक एंड कंप्लीट हो चुका है विद डेटाबेस का। तो आपने क्या करना है, एटलीस्ट यहाँ पर 4 टू 5 प्रोजेक्ट्स फिर से बनाने हैं और उनको आपने अपनी रिज्यूमे में ऐड करना है। अब वो 4 टू 5 प्रोजेक्ट्स आप ये कर सकते हो कि आप इसमें वेब सॉकेट सीख सकते हो, आप इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह का टॉपिक सीख सकते हो और आप यहाँ पर थोड़े एडवांस टॉपिक सीख सकते हो, जिस तरह एलएमएस कि आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से बना सकते हो, वहाँ पर आप अपनी वीडियोस को अपलोड करो, एक लर्निंग प्रॉपर एक एनवायरनमेंट बनाओ। तो इस तरह के कुछ आप एडवांस प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, वेब सॉकेट्स को यूज़ करके आप चैट्स ऐप बना सकते हो, सोशल मीडिया की ऐप्स बना सकते हो, खुद का फेसबुक डिज़ाइन करने की कोशिश कर सकते हो, इंस्टाग्राम डिज़ाइन करने की कोशिश कर सकते हो, साथ विद फुल बैकएंड और डेटाबेसेस। इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आपकी जो जॉब है वो चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे एज़ अ फ्रेशर के। अब जहाँ पर ये 4th स्टेप आता है हमारे पास, वो होता है डिप्लॉयमेंट का। डिप्लॉयमेंट इसलिए ज़रूरी है कि जब आप रिज़्यूमे में अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड करते हो, तो आप वहाँ पर सिंपल डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में नहीं लिखना है कि मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हुआ है, आपने साथ आगे लिंक भी देना है। अब अगर आप एज़ अ डेवलपर हो, एज़ अ स्टूडेंट हो, तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप पेड वर्जन्स की तरफ जाओ, आप फ्री में डिप्लॉय कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स को। उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप नेटलिफाई पे डिप्लॉय कर सकते हो। बाय द वे नेटलिफाई पे सिर्फ फ्रंट एंड को ही डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन अगर आप फुल स्टैक को डिप्लॉय करना चाहो तो आप वर्सल और रेंडर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या उनको अब डेवऑप्स इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा कि अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ वेब के ऊपर ही रहें। फ्रंट एंड भी सीख लिया है, बैक एंड भी सीख लिया है, डेटाबेसेस भी सीख लिए, तो आप एटलीस्ट 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर गेन करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट में ये पूछ रहे होते हैं कि अभी उनका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो क्या उनको डेवऑप्स के अंदर जाना चाहिए? डेवऑप्स असल में इसके बाद का स्टेप है, यानी आपने ये कंप्लीट पूरा सीखने के बाद, यानी एटलीस्ट 7 टू 8 मंथ स्पेंड करने के बाद आपने डेवऑप्स के ऊपर जाना होता है। वो भी 7 टू 8 मंथ्स तो आपने सीख लिया, लेकिन उसके बाद आपने एक्सपीरियंस भी गेन करना होता है। कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपने गेन करना है, उसके बाद आप डेवऑप्स के ऊपर जंप कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स इस बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग कि फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, उनको ऊप का भी नहीं पता, डीएसए का भी नहीं पता, लेकिन उनको करियर डेवऑप्स में बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि डेवऑप्स आप डायरेक्ट नहीं सीख सकते। आपको पहले फ्रंट एंड आना चाहिए, बैक एंड आना चाहिए, नेटवर्किंग की आपको अच्छी-खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप डेवऑप्स के ऊपर जंप कर सकते हो। और यहाँ पर एक सेकंड स्टेप ये भी है कि आप क्या ब्लॉकचेन के ऊपर डायरेक्ट जंप कर सकते हो, तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। जिस तरह मोंगोडीबी हो गया, मायस्क्यूएल हो गया, ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस है। बाय द वे मैं इसके ऊपर फिर से एक अलग वीडियो बनाऊँगा, वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस में क्या फ़र्क है, ब्लॉकचेन किस तरह से काम कर रही है, मोंगोडीबी और जो सीक्वल डेटाबेसेस हैं वो किस तरह अलग तरीके से काम कर रहे हैं, ये मैं ब्लॉकचेन वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ब्लॉकचेन का भी आपको यहाँ पर मैं यही गाइड करता चलूँ कि अगर आप एज़ फ्रेश हो, स्टूडेंट हो, तो आप डायरेक्ट ब्लॉकचेन में भी जंप नहीं कर सकते। आपको पहले यही पाथ फॉलो करना होगा, रिएक्ट, नोड.जेएस या आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करो, उसके बाद आपको ब्लॉकचेन वाली साइड पे जाना है, सॉलिडिटी सीख सकते हो, वहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर सकते हो, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, ठीक है? तो आपको पहले यहाँ पर इसी पाथ को फॉलो करना होगा। तो ये टोटल कोई 8 टू 9 मंथ्स का पाथ है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेसेस। इसके सीखने के बाद आप डिफरेंट और ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएँगे। आप
एआई में जा सकते हो, यूजिंग पाइथन एंड जेंगो आप यहाँ पर ब्लॉकचेन वाली साइड पे जा सकते हो, आप डेवऑप्स में अपना करियर को स्विच कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वेब डेवलपमेंट आपके पास फर्स्ट स्टेप है। सो आई विल रिकमेंड कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप वेब डेवलपमेंट को ज़रूर एक्सप्लोर करो। अब बाय द वे मैं इस संडे से इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स लॉन्च करने लगा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा। उस कोर्स को मैं पूरे यूट्यूब से जितने भी कोर्सेज़ हैं ना वेब डेवलपमेंट में, उनसे मैं यूनिक रखूँगा। आप लोग खुद उस कोर्स कंटेंट को देख के डिसाइड कर लेना, क्या आपको वो सीखना है या नहीं सीखना। आप किसी भी कोर्स में चले जाओ और आप वहाँ पर चेक करना है क्या उस लेवल के प्रोजेक्ट्स, उस लेवल के इंटरव्यूज़ क्वेश्चन या उस लेवल्स के यहाँ पर कोर्स कंटेंट है या नहीं है। तो फिर आप खुद डिसाइड करना है कि आपको ये सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी हद तक टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है। तो मैं उन सबको माइंड में रख के एक जो है ना वो एक सेंट्रल कोर्स यहाँ पर लॉन्च करने लगा हूँ वेब डेवलपमेंट का। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट होगी और आखिर में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी होगी रिएक्ट नेटिव की फॉर्म में, और वहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट जेएस भी कवर करवाऊँगा। और बाय द वे मैं यहाँ पर भूल गया इस पूरे वेब डेवलपमेंट की जर्नी को बताते हुए कि आपने यहाँ पर नेक्स्ट जेएस को भी ज़रूर इंक्लूड करना है। नेक्स्ट जेएस क्या करता है कि वो क्लाइंट साइड रनिंग और सर्वर साइड रनिंग को दोनों को एक जगह पे लाकर रख देता है, यानी फ्रंट एंड और बैक एंड को एक जगह पर है। मैं इसके ऊपर फिर से एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि नेक्स्ट जेएस किस तरह से काम करता है। और नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। रिएक्ट खुद एक लाइब्रेरी है, लेकिन नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है। और यहाँ पर मैं आपको कोई पीडीएफ वगैरह तो नहीं देने लगा, क्योंकि मैं संडे वाले दिन एक वीडियो बनाऊंगा कि उस पूरे कोर्स कंटेंट को लेकर उसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक्डइन वगैरह पे। आपने उस कोर्स को ज़रूर फॉलो करना है, एटलीस्ट उसकी फर्स्ट वीडियो आपने ज़रूर देख लेनी है कि उसमें क्या-क्या कोर्स कंटेंट रहने वाला है। आई होप कि वो आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन को क्लियर कर देगा। अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो वो आपका करियर भी बना सकता है। तो फिर आपको मैं उस वीडियो में प्रॉपर गाइड कर दूँगा इस हवाले से। सो टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।